चलिए आज चलते हैं हजारों साल पहले के एक ऐसे दौर में, एक ऐसा समय जब पवित्र मंत्रों और अग्नि के चारों ओर होने वाले अनुष्ठानों ने सिर्फ एक संस्कृति ही नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता की बुनियाद रखी थी। ये वो जमाना था जब भारतीय उपमहाद्वीप वैदिक मंत्रों की गूंज से जिंदा था। तो फिर सवाल यह है कि होता क्या है जब किसी पूरी के पूरी सभ्यता की नींव पवित्र मंत्रों पर रखी जाए। आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं और ये हमें सीधे इस दिलचस्प कहानी के दिल में ले जाता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ये वैदिक काल आखिर था क्या और ये आज भी इतना अहम क्यों माना जाता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वैदिक काल का नाम वेदों से आया है। ये संस्कृत में रचे गए पवित्र ग्रंथ हैं और कमाल की बात यह है कि इन्हें लिखने से सदियों पहले तक पीढ़ी दर पीढ़ी बस जुबानी याद करके ही संजोया गया था। ये ज्ञान की एक ऐसी शक्तिशाली धारा थी जिसने समाज को शेप दिया। अच्छा, जरा इस टाइमलाइन को देखते हैं। ये साफ तौर पर इस पूरे दौर को दो हिस्सों में बांटती है। पहला है प्रारंभिक वैदिक काल, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ। इससे हमें इस फाउंडेशनल पीरियड के लंबे और बदलते हुए सफर का अंदाजा लगता है। तो चलिए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस दौर की शुरुआत में जिंदगी कैसी थी। ये एक ऐसी दुनिया की तस्वीर है जो कहीं ज्यादा सरल और देहाती थी। और ये स्लाइड हमें उस समाज की एक बढ़िया झलक देती है। देखिए, उस वक्त समाज का ढांचा काफी फ्लेक्सिबल और कम्युनिटी फोकस था। नेतृत्व एक मुखिया के हाथ में था, जिसे राजन कहते थे, लेकिन अहम फैसले सभा और समिति जैसी परिषदों में लिए जाते थे, जहां लोग अपनी बात रख सकते थे। ये बाद में आने वाले कठोर सामाजिक ढांचे से बहुत अलग था। लेकिन फिर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़, एक ऐसा पॉइंट जहां से सब कुछ बदलना शुरू हो गया और समाज एक बिल्कुल नए रास्ते पर चल पड़ा। और इस बड़े बदलाव के पीछे कोई बहुत मुश्किल वजह नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल चीज थी, लोहा। ये सोचना भी हैरान करता है कि कैसे एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने समाज पर इतना गहरा और हमेशा के लिए असर डाला। तो लोहे ने ये सब किया कैसे? देखिए, सबसे पहले बने लोहे के मजबूत औजार, कुल्हाड़ी, हल। इनसे क्या हुआ, गंगा यमुना के घने जंगलों को काटना आसान हो गया। इसके नतीजे में खेती में जबरदस्त उछाल आया और जो लोग अब तक घूमते फिरते रहते थे वो एक जगह बसकर गांव और राज्य बसाने लगे। मतलब इस एक खोज ने समाज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। लेकिन ये जो बदलाव था वो सिर्फ जमीन और औजारों तक ही नहीं रुका। समाज बदला तो लोगों की सोच, उनके भगवान, उनके विचार, सब कुछ बदला। आइए देखते हैं कैसे। अब इस स्लाइड में जो बात सच में दिलचस्प है वो ये है कि वैदिक देवता प्रकृति की शक्तियों से कितने जुड़े हुए थे। इंद्र जो गरज और युद्ध के देवता हैं, अग्नि जो आग के देवता हैं, और वरुण जो कॉस्मिक ऑर्डर यानी ब्रह्मांड की व्यवस्था के संरक्षक हैं। ये एक ऐसे समाज को दिखाता है जो पूरी तरह से नेचर के साथ जी रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत जरूरी बदलाव है। समय के साथ लोगों का ध्यान बाहरी कर्मकांडों जैसे यज्ञों से हटकर अंदरूनी सवालों की ओर जाने लगा। मतलब पहले फोकस इस पे था कि देवताओं को कैसे खुश किया जाए, लेकिन बाद में सवाल उठने लगे, ये दुनिया क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है। ये इंसानी सोच के विकास में एक बहुत बड़ा कदम था। तो इन सारे सामाजिक और वैचारिक बदलावों का नतीजा क्या निकला, इनकी विरासत क्या रही? अब जरा इस पर बात करते हैं कि इन्होंने भारत के भविष्य की नींव कैसे रखी। जैसे जैसे समाज और कॉम्प्लेक्स हुआ, एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और कहे तो एक कठोर सामाजिक ढांचा सामने आया, जिसे हम वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसने समाज को मोटे तौर पर 4 समूहों में बांटा: ब्राह्मण यानी पुजारी और विद्वान, क्षत्रिय यानी योद्धा और शासक, वैश्य यानी व्यापारी और किसान, और शूद्र यानी श्रमिक और सेवा प्रदाता। ये सामाजिक बदलाव और राजनीतिक बदलाव साथ साथ चल रहे थे। अब वो कबीलों के मुखिया नहीं रहे, उनकी जगह ले ली थी पावरफुल राजाओं ने, और अपनी ताकत दिखाने के लिए उन्हें अश्वमेध यज्ञ जैसे बड़े बड़े अनुष्ठानों की जरूरत पड़ने लगी। लेकिन देखिए, जब भी समाज में इतने बड़े बदलाव आते हैं तो सवाल भी उठते हैं। जो पुराने कर्मकांड थे उन पर सवाल उठने लगे, सामाजिक ऊंच नीच पर चिंताएं जाहिर होने लगीं, और इसी बौद्धिक माहौल ने
आगे चलकर बौद्ध और जैन धर्म जैसे बिल्कुल नए आध्यात्मिक आंदोलनों के लिए जमीन तैयार की। और ये हमें आज के हमारे आखिरी सवाल पर लाके छोड़ता है। कैसे आज से करीबन 3000 साल पहले जन्मे विचार आज भी हमारी दुनिया को, हमारी सोच को शक्ल दे रहे हैं? ये सवाल हमें उस प्राचीन अतीत और हमारे आज के बीच के गहरे रिश्तों पर सोचने के लिए मजबूर करता है।